नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज हम पढ़ेंगे पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा सा इसको कैसे मैनेज करते हैं वो सब चीज़ें हम देखेंगे। शुरू करते हैं पॉल्यूशन को। पॉल्यूशन एक्चुअली होता क्या है? जो पर्यावरण के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी डिस्टर्बेंस होता है और उससे जो इफेक्ट होते हैं उसको बोलते हैं हम पॉल्यूशन। तो ये एक डेफिनेशन। अब पॉल्यूशन के टाइप्स होते हैं, तो पर्यावरण जो इन्वायरमेंट होता है उसमें जो मेन एक्टिविटीज़ होती है, जैसे हम बात करते हैं एयर की। एयर होता है, दूसरा एक वाटर होता है। वाटर के अलावा सॉइल होती है। सॉइल के अलावा उसमें जितनी भी रेडियो फ्रिक्वेंसी जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, अगर इनमें चेंजेस होने से ना इफेक्ट बहुत बड़ा और बहुत ब्रॉड लेवल पे पड़ता है। तो ये मुख्य फील्ड है पॉल्यूशन को पढ़ने की। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट पॉल्यूशन, और हम शुरू करने वाले हैं वायु प्रदूषण से। ठीक है, तो वायु प्रदूषण में क्या होगा कि वायु के अंदर हानिकारक पदार्थ जो जिससे इंसानों को और दूसरे जो भी जीव होते हैं उनको नुकसान पहुंचता है। कौन क्या क्या हो सकती है? वो गैसेज हो सकती है, या धूल के कण हो सकते हैं, या फॉग हो सकता है, स्मॉग हो सकता है। ठीक है, स्मोक हो सकता है, उस ये सब चीज़ें। और इसके अलावा कुछ स्पेसिफिकली जो गैस होती है, जैसे CO2 का बढ़ जाना, है ना। और जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे पॉल्यूशन होता है वायु में। सो ये हमने देखा वायु प्रदूषण किन से कारणों से होती है, गैस, धूल, फॉग, स्मोक, ये सब चीज़ों के कारण। अब मुख्य मुख्य वायु प्रदूषक के बारे में हम देखते हैं, जैसे कि अगर हम देखें कार्बन से होने वाले। कार्बन से होने वाले होगा अपना कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, दूसरी हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड। इनसे ये कार्बन वाले पॉल्यूशन होते हैं और इससे है ना रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है उसमें प्रॉब्लम होती है। उसको बोलते हैं हिंदी में श्वसन संबंधी समस्या होती है। उसके बाद में जो आपने देखा होगा गाड़ी घोड़े होते हैं ना, उससे उसमें से जो धुआं निकलता है उसमें सल्फर कंटेंट होता है। तो यहाँ हो गया सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर कंटेंट से क्या होता है? एसिड रेन इफेक्ट होती है। एसिड रेन में क्या होता है कि ये ऊपर जाता है फिर पानी के साथ में मिक्स होकर एसिड का फॉर्म करता है, जिससे क्या होता है जो बिल्डिंग्स होती है और स्किन होती है ना, इसमें प्रॉब्लम होती है, स्किन संबंधी डिजीज भी होते हैं इससे। फिर हम देखते हैं नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के दो है, नाइट्रस ऑक्साइड है और दूसरा होता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, इससे भी एसिड रेन होती है। और एसिड रेन के साथ में जो आँख होती है ना, आँखों में जलन होती है और फेफड़ों में जलन होती है इन सब चीज़ों से। फिर हम देखते हैं जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, जैसे बेंजीन होता है। बेंजीन भी एक प्रकार का पॉल्यूटेंट है। ठीक है, इससे होता है कैंसर। फिर हम देखते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन, है ना। ये जितने भी AC होते हैं और रेफ्रिजरेटर्स होते हैं ना उसमें होती है, तो इससे होता है ओजोन का क्षरण होता है। ओजोन ओजोन लेयर होती है ना, उसमें प्रॉब्लम होती है इससे। और ओजोन भी एक प्रकार का पॉल्यूटेंट होता है। ठीक है, यहाँ से होती त्वचा संबंधी बीमारी, कम ज़्यादा होना। फिर हम आते हैं लेड पे, इसको बोलते हैं सीसा। ये भी एक प्रकार का पॉल्यूटेंट होता है ना। इससे क्या होता है, नर्वस सिस्टम जो होता है, तंत्रिका तंत्र, वो प्रभावित होता है। तो एग्जाम क्या होती है, फैक्चुअल अपनी एग्जाम है, तो अपने को फैक्ट वाली चीज़ों पे ही ध्यान देना है कि किससे क्या होता है, और जितना हो सके तो इनडेप्थ जहाँ भी मिलेगा आपको कंटेंट वहाँ कंज्यूम करो, पढ़ाई से रिलेटेड ओनली। फिर अब हम देखते हैं जो फाइबर्स होते हैं ना, फाइबर्स भी आपके फेफड़ों में जाके आपको प्रॉब्लम देते हैं। ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे असर करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे कि और क्या चीज़ें होती है इसके अंदर। अब देखो वायु प्रदूषण हम देख रहे हैं, तो वायु के साथ में और क्या दिक्कत होगी? एक चीज़ और देखो, आपने ना इस चीज़ नाम सुनी होगी, वो है ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैस में ज़्यादा CO2 बढ़ जाती है। तो CO2 बढ़ने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बनती है। ठीक है, मतलब पूरा जो ग्लोब होता है ना, वो एक जैसा कोई कार है, कार को आपने बंद कर दिया और धूप में रख दिया, फिर उसके अंदर कैसा माहौल होता है ना, वो आप उसको ग्लोबल वार्मिंग से कोरिलेट कर सकते हो समझने के लिए। ओके, सो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हम वायु प्रदूषण के बाद हम आते हैं जल प्रदूषण पे। जल प्रदूषण में क्या होता है? जल में प्रदूषण होगा। ठीक है, तो जल प्रदूषण होगा। अब जल अपने लिए बहुत ज़रूरी चीज़, बहुत वाइटल चीज़ होती है ना, तो इसमें पॉल्यूशन होना तो आसपास की जो डेमोग्राफी है उनको प्रभाव देता है, उसके साथ में वो बहुत सारे डिजीज़ हो जाते हैं। जैसे अगर जल में फ्लोराइड कंटेंट बनेगा, ठीक है, तो फ्लोराइड कंटेंट बनने से नोकनी सिंड्रोम होता है। नोकनी को इंग्लिश में लिखता हूँ ना मैं, नोकनी सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, घुटने जो रहते हैं ना, जैसे घुटने यूँ ऐसे हो जाते हैं, ये अब जॉइंट है, ये पैर है, इसको नॉक नहीं बोलते हैं। ये नॉर्मली जो पुलिस वेरिफिकेशन में इन सबको हटा देते हैं, मतलब इनको नहीं लिख लेते। फिर हम देखते हैं पारा जो होता है ना, पारा पारा अगर जल में मिलता है तो उससे होता है मीनामाता डिजीज़ होता है। मीनामाता डिजीज़ ये है ना, जापान में एक शहर है मीनामाता, वहाँ से इसका नाम पड़ा मीनामाता डिजीज़। फिर हम आते हैं कैडमियम। अगर कैडमियम अगर में है तो वहाँ पे जो डिजीज़ होगा उसका नाम है इटाई 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 डिजीज़। ठीक है, अब अगर फॉस्फोरस कंटेंट बढ़ गया तो उससे हो गया दांत और जो भी हड्डी वाली चीज़ें होती है ना, वो गलने लग जाती है। ठीक है, तो टीथ और बोन संबंधी डिजीज हो जाते हैं। ठीक है, फॉस्फोरस से, ये फॉस्फोरस है। नेक्स्ट हम देखते हैं लेड। लेड से क्या होता है, एनीमिया हो जाता है और मसूड़ों में नीलापन होता है। फिर हम देखते हैं नाइट्रेट। नाइट्रेट से होता है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और फिर आता है आर्सेनिक। आर्सेनिक से होता है ब्लैक फुट।
सो कुल मिला के ये सब चीज़ें होती हैं जल में। जैसे अगर ग्राउंड वाटर है और कहीं पे ग्राउंड वाटर के अंदर अगर फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा है तो वहाँ के जो बच्चे होंगे ना, बहुत सारे बच्चे, उसमें ये चीज़ पाई जाएगी। जहाँ पे फॉस्फोरस की कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ पे बोन संबंधी डिजीज होंगी। जहाँ पे लेड मिलेगा वहाँ पे एनीमिया चीज़ें होगी। अगर मान लो कोई फैक्ट्री है जहाँ पे लेड एसिड बैटरी बनती है तो वहाँ के बच्चे आप देखोगे वहाँ पे एनीमिक बच्चे होंगे। तो वैसे जैसे अभी है ना अपने भोपाल गैस कांड जो हुआ था, है ना, कौन सी गैस थी, मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी, इसका जो कचरा है इसका डिस्पोज हो रहा है पीथमपुर के अंदर। सो पीथमपुर के अंदर इसका डिस्पोजल तो हो रहा है, पर अगर इसको सही ढंग से नहीं किया गया तो सही तरीके से, क्योंकि इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, मतलब इसको डिस्पोज करने में 1 kg डिस्पोज करने में अप्रॉक्सीमेटली 6,500 रुपये का खर्चा आ रहा है। सो गवर्नमेंट इतना पे क्यों कर रही है? क्योंकि ये जो इसके जो और ये जो तत्व रहेंगे ना, कहीं ना कहीं अगर पूरे नष्ट नहीं हो तो आसपास के एरिया को पॉल्यूट करेंगे और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सो ये चीज़ें, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं जो जल में जो काम की जो चीज़ें टर्म्स होती है ना। जैसे एक क्वेश्चन फैक्ट पे आते हैं हम सीधे सीधे। जैसे मान लो एक है सेंट्रल गंगा प्राधिकरण, क्या होती है आईडीए एसोसिएशन, ठीक है। तो ये जो सॉरी, अब देखते हैं हम कुछ फैक्ट के बारे में। जैसे हम एक है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण, ठीक है। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण बना 1985 में, एक ही फैक्ट है। नेक्स्ट जो काम की जो चीज़ है वो है एक एक्ट है जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण एक्ट है, ये वाटर का, जिसके अंदर है प्रदूषण निवारण और नियंत्रण। ये बना है 1974 में, ये क्वेश्चन आता है। उसके अलावा है ना, एक इंडिया का जो जल पुरुष है उसको, वो है, उनका नाम है राजेंद्र सिंह। जल पुरुष बोलते हैं इनको इंडिया का, ठीक है। अब हम कुछ साइंटिफिक टर्म बोलते हैं, जैसे डिजोल्व ऑक्सीजन के बारे में पढ़ते हैं। डी का होता है डिजोल्व ऑक्सीजन। डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होती है? अगर कोई जल पानी के अंदर कितना ऑक्सीजन कंटेंट उपस्थित है जो जलीय जीव को श्वसन के लिए उपयुक्त होता है, उसको बोलते हैं डिजोल्व ऑक्सीजन। मतलब अगर कोई, मान लीजिए ये एक वाटर कंटेनर है और इसके अंदर ये पानी है और ये ऑक्सीजन है, तो ये कितने ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा होगा उतना डिजोल्व ऑक्सीजन का नंबर होगा। तो ये हो गया अपना डिजोल्व ऑक्सीजन क्लियर। अब हम अगली जो टर्म देखते हैं उसका नाम है बीओडी। बीओडी को बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, है ना। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसको हिंदी में बोला जाता है जैविक ऑक्सीजन मांग, ठीक है। जैविक ऑक्सीजन मांग, ये क्या चीज़ होती है? ये ऐसी चीज़ होती है जहाँ पे अगर मान लो, देखो ये थोड़ी सी समझने की चीज़ है फिर भी इसी, मान लो कि आपके पास में ना ये तालाब है, ओके। इस तालाब में है मछलियाँ, है ना। ये मछलियों को क्या चाहिए? इनको चाहिए ऑक्सीजन, चाहिए इनको, ठीक है। और इसमें पानी भी है। तो देखिए यहाँ पे है 3 मछलियाँ, तो मान लो इनकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है 10, इनको ऑक्सीजन चाहिए, एक समझने के हिसाब से बता रहे हैं। और इसका जो पानी है, पानी के अंदर है आपकी 15 ऑक्सीजन है फिलहाल, क्योंकि ये कंज्यूम होगी ना। सो मान लो वाटर के अंदर 15 ऑक्सीजन है। सो इसके अंदर 3 फिश है, इनको 10 ऑक्सीजन चाहिए, तो बीओडी होगी इसकी 10 से ज़्यादा, क्योंकि मछलियों के साथ में और भी जीव जीव होंगे, है ना, और पौधे होंगे जो ऑक्सीजन की डिमांड करेंगे। तो ये जितनी डिमांड करता है वाटर कंटेंट के अंदर, तो जितना ज़्यादा बीओडी होगी वहाँ ऑक्सीजन जो होगी ना, डिजोल्व ऑक्सीजन उतनी कम होगी, क्योंकि वो उसमें यूज़ हो जाएगी। तो इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। मुझे लगता है समझ होंगे, फिर मैं एक बार और बता देता हूँ। जितनी ज़्यादा डिजोल्व ऑक्सीजन उतनी कम बीओडी। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर समझे, जैसे मान लो कोई तालाब है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा वो जो जलकुंभी या फिर कमल और ऐसी चीज़ें हैं जो ऑक्सीजन का उपयोग करती है, तो जो जलीय जीव होंगे ना वो कम हो जाएंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो उनकी स्थिति थोड़ी डामाडोल हो जाएगी, ठीक है। तो ये बीओडी ज़्यादा होना ना प्रॉब्लम होती है एक टाइप से। बीओडी कम होना चाहिए, डिजोल्व ऑक्सीजन ज़्यादा हो सकती है, चलेगी, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम चीज़ पे जिसका नाम है सीओडी। सीओडी कैश ऑन डिलीवरी नहीं है, नहीं वो कॉल ऑफ ड्यूटी है। सीओडी है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है, ठीक है। ये वो डिमांड होती है जिसमें जल के अंदर जो घुलनशील और अघुलनशील ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उसके ऑक्सीकरण के लिए या फिर ऑक्साइड बनाने के लिए जो आवश्यक होती है उसको बोलते हैं सीओडी होती है, ठीक है। अब ये हमारे काम की चीज़ें थी। अब हम आते हैं अगले प्रदूषण के बारे में, जिसको हम बोलते हैं मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण का सॉइल, मिट्टी में जो प्रदूषण होता है, इसका ये सीधा सा भाई फंडा है कि आपकी उर्वरा क्षमता को असर होना। उर्वरा लिखते नहीं आ रहा है, क्या होगा मेरा, देखो, उर्वरा, मिट्टी की जो उर्वरा क्षमता होना होती है ना, उस पर अगर असर हो रहा है तो वो मृदा प्रदूषण के कारक है, ठीक है। सो कैसे कैसे होता है भाई मृदा अपरदन, वो होता है पहला पॉइंट, अपरदन, मृदा अपरदन हो गया, सॉइल इरोजन हो गया। दूसरा क्या होगा? ह्यूमस की कमी हो गई। तीसरी चीज एसिड रेन हो गई, है ना। उसके बाद अगर डिफॉरेस्टेशन हो गया, फिर एक नाम सुना होगा आपने, झूम कृषि, झूम कृषि ये हो गई। सो ये सब चीज़ें है ना सॉइल इरोजन के होती है, मृदा प्रदूषण इन्हीं से होता है। और अगर ये तो चीज़ें, और अगर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है ना उससे ज़्यादा होता है मृदा प्रदूषण, ओके। फिर हम आते हैं, अगला हमारा है ध्वनि प्रदूषण, यहीं पे लिख देता हूँ मैं।
ध्वनि प्रदूषण के अंदर क्या होगी कि आपको अनवांटेड साउंड अगर सुनने को मिल रहा है मानव कारणों से, तो वो ध्वनि प्रदूषण में होएगा। तो प्राकृतिक तो इतने टॉलरेंट रहते हैं, जैसे कि बादल गरजे, बिजली गिरी, तो ये सब चीज़ें। पर जो घरेलू कारण है, जैसे कोई बच्चा रो रहा है ना, टीवी, कूलर, फैन, वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़ चल रही है, कहीं कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो वहाँ पे खुदाई हो रही है, प्रिंटिंग प्रेस हो रही है, एयर कंप्रेसर होते हैं, ट्रेन आ रही जा रही है, एयरप्लेन आ रहे जा रहे हैं ना, ये सब पॉल्यूशन होते हैं। ठीक है। सो इनका जो काम की जो चीज़ है एग्जाम के हिसाब से वो है कि इसको मापते कैसे है, तो इसको नापते हैं डेसिबल में, डीबी। ठीक है। सो इसकी यूनिट होती है डेसिबल। सो नॉर्मली किसको आप शोर बोल सकते हो, अगर आप 60 dB से ऊपर जा रहे हैं तो नॉइज़ की कैटेगरी में आएगा। नॉर्मली अगर हम बात कर रहे हैं तो सीट 60 dB से नीचे नीचे हो जाती है अगर दो आदमी बात करें, पर उसके ऊपर अपन बढ़ते जाते हैं तो पॉल्यूशन बढ़ते जाता है। जैसे अगर एयरप्लेन है ना, वो 120 dB का शोर होता है। ठीक है। सो ये हमने पढ़े इतने सारे पॉल्यूशन। अब एक और है जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, उसके थ्रू जो प्रदूषण होते हैं वो सब। तो इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आवश्यक नहीं है ये पढ़ना। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रदूषक, पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तो टिल देन कीप वॉचिंग खाकी स्क्वाड, और सब्सक्राइब भी करो यार भाई, सब्सक्राइबर ही नहीं हो। सो अब हम देखते हैं पॉल्यूटेंट, प्रदूषक के बारे में। सो ऐसे ऐसे तत्व जो प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं, जिनसे पॉल्यूशन होता है, उनको प्रदूषक कहते हैं। सो प्रोडक्शन के आधार पर दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राथमिक और द्वितीय। प्राथमिक ऐसे होते हैं जो मुख्य रूप से वायुमंडल से प्राप्त होकर सीधे वायुमंडल को ही दूषित करते हैं, इसको बोलते हैं प्राथमिक प्रदूषण। जो है ये आपके मतलब वायुमंडल से ही मिलेंगे, वायुमंडल में जैसे CO2, ये बनने के बाद की चीज़ें, मीथेन, सल्फर डाइऑक्साइड है ना, ये वायुमंडल से ही मिलते हैं और उसी को पॉल्यूटेट करते हैं। फिर आते हैं अपन द्वितीयक। द्वितीयक ऐसे प्रदूषण होते हैं जो प्राथमिक प्रदूषक के आसपास इनसे केमिकल रिएक्ट करके वायुमंडल को दूषित करते हैं, इनको बोलते हैं द्वितीयक प्रदूषक। अगर इसमें से एक है पैराऑक्सी एसिलेटेड नाइट्रेट, पैराऑक्सी एसिटल नाइट्रेट। फिर आता है अपना अमोनिया, अमोनिया के बाद ओजोन, है ना। अब ओजोन कैसे, ओजोन अगर वायुमंडल से रिएक्ट करेगी ना तो कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी, और अमोनिया नाइट्रस ऑक्साइड, और वो अपने नाइट्रिक एसिड बनाएगी। फिर हम आते हैं बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट के बारे में। बायोडिग्रेडेबल कौन से होंगे, जो अपघटित हो जाते हैं, है ना, मतलब बायोलॉजिकल डिग्रेड हो जाते हैं। जैसे मान लो कि घरेलू खर्चा खर्चा नहीं सॉरी घरेलू कचरा जो होता है ना, ये बायोडिग्रेडेबल होता है क्योंकि ये इजिली डिग्रेडेबल हो जाता है। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब जिसको तोड़ना बहुत मुश्किल है, जैसे लेड हो गया, और ये जहाँ भी जाएगा वहाँ पे पॉल्यूशन करेगा। DDT हो गई, है ना, फिर हैवी मेटल्स हो गए, ये सब नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट होते हैं। तो ये रहा हमारा प्रदूषण और प्रदूषक का चैप्टर क्लोज। ये